ये बताओ जरा, जहां तक हमने किया है काम वहां तक किसी को कोई डाउट है क्या? हम्म। सर कल जो लास्ट टाइम आपने जो स्प्रिंग वाला बताया था वो एक बार रिपीट कर दीजिए। उसमें हमने एक बार मोमेंटम कंजर्व किया था, एक बार एनर्जी कंजर्व की थी। सर तो वहां से दो इक्वेशन आने के बाद उनको इक्वेट करेंगे ना। इक्वेट क्यों करेंगे? दो वेरिएबल के लिए दो इक्वेशन हम सॉल्व करते हैं, एक जगह से एक वेरिएबल दूसरे में सब्स्टिट्यूट करते हैं, उसका आंसर निकल जाता है। ठीक है सर। अब तुम इसमें देखो जरा कि हमने लास्ट जो किया था वो क्या था? स्प्रिंग मास सर सिस्टम यही था। था। स्प्रिंग यस मास सर। सिस्टम, ठीक है। अब इसमें होगा अपने पास में नेक्स्ट केस बनता है इसमें। एक्सप्लोजन ऑफ बॉम्ब। नमस्ते सर। नमस्ते। अब तुम ये देखो कि जैसे सपोज कीजिएगा कि अपने पास कोई मतलब यहाँ पे कोई बॉम्ब रखा है, तो इसके अंदर होता क्या है कि इसके अंदर कुछ केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व होती हैं और इसमें एकदम से ब्लास्ट हो जाता है। ठीक है ना? तो जो केमिकल एनर्जी है ब्लास्ट के टाइम पर, वो इस बॉम्ब से जो चीजें इन्वॉल्व हैं, इसके अंदर कुछ मतलब लेड बॉल्स होती हैं, कुछ इसका जो मेटल है खुद का ही, वो सारे पार्टिकल्स इधर उधर फ्रेगमेंट्स में बिखर जाते हैं और उनके पास जो काइनेटिक एनर्जी आती है एक्चुअल में वो इस केमिकल एनर्जी का कन्वर्जन। समझ रहे हो ना भाई? यस सर। हम अपने घर में जो इलेक्ट्रिसिटी जब इन्वर्टर से चलाते हैं, जब मेन लाइट ऑफ हो जाती है, तो वहां पे भी तो सल्फ्यूरिक एसिड की जो केमिकल रिएक्शन है उसी को ही हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं ना। कर रहे हैं तो। वहां पे ये आयन सी हैं जो आपस में मर्ज होकर एनर्जी रिलीज करते हैं। ठीक है। यस सर। तो इसी तरह से जब बॉम्ब एक्सप्लोड होता है तो वहां पे भी जो काइनेटिक एनर्जी मिलती है बॉम्ब के पार्टिकल्स को, तो वो भी उसी केमिकल एनर्जी का एक पार्ट होती है। तो अब देखो हमारे यहाँ पे ना, मतलब इस बॉम्ब को जब हम एक स्टेशनरी बॉम्ब फट रहा है तो यहाँ पे एफ एक्सटर्नल 0 है, तो इसमें इनिशियल मोमेंटम चूंकि ये स्टेशनरी है 0 होगा। अब दूसरा केस ये हो सकता है कि हम इस बॉम्ब को किसी को थ्रो करें, जैसे हैंड ग्रेनेड नहीं होता, यस सर। तो वहां पे इनिशियल मोमेंटम 0 नहीं होगा। कुछ होगा उसके पास हाँ, मोमेंटम तो तब। हम वही ले लेंगे जो होगा। ठीक है सर। अच्छा, यहाँ पे एक्सप्लोजन से पहले अगर वो रेस्ट पे है तो इनिशियल मोमेंटम 0 है। अब यहाँ पे ना अपने पास भाई मल्टीपल चीजें हो सकती है, जैसे कि ये बॉम्ब दो फ्रेगमेंट्स में ब्रेक हो जाए। ठीक है। ठीक है सर। तो टू मेक द फाइनल मोमेंटम 0, क्यों? बिकॉज इट वॉज इनिशियली 0। हाँ सर। कंजर्व है। दीज टू कंपोनेंट्स विल हैव टू मूव इन अपोजिट डायरेक्शन, नहीं तो मोमेंटम 0 होगा ही नहीं। यस सर। मतलब अगर एक इस तरफ जा रहा है तो इसके मोमेंटम को कैंसिल करने के लिए इसको इधर जाना चाहिए, अगर एक इस तरफ जा रहा है तो दूसरे को इधर जाना चाहिए, अगर भैया एक इनमें से मान लो इस तरफ जा रहा है तो दूसरे को इस तरफ जाना चाहिए, मतलब एग्जैक्ट अपोजिट चलेंगे तो ही तो नेट मोमेंटम 0 हो पाएगा। हाँ सर। किसी को कोई डाउट है क्या भाई इसमें? तो अगर तुम पी फाइनल देखोगे तो वो तभी पॉसिबल है जब ये दोनों बिल्कुल अपोजिटली डायरेक्टेड हो, और ये किसके इक्वल होगा? इनिशियल के। हाँ, अगर इनिशियली उसको थ्रो किया गया था तो उस इनिशियल मोमेंटम के इक्वल रख देंगे, और अगर इनिशियल मोमेंटम वो रेस्ट पे था तो 0 ही रख देंगे सीधा उठा के। दूसरी पॉसिबिलिटी इस तरह की भी हो सकती है कि यहाँ पे एक बॉम्ब है, मतलब ये मैं तुम्हें सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ भाई, बाकी
तुम कॉमन सेंस भी लगा लेना जब अगर कभी पेपर में आता है इस तरह का। तो मान लो यहाँ पे ये बॉम्ब 3 पार्ट्स में ब्रेक हो रहा है, जिनमें से 2 म्यूचुअली परपेंडिकुलर ट्रेवल कर रहे हैं। दिख रहा है तुम्हें? हाँ सर। तो अब अगर ये 3 पार्ट्स में ब्रेक हो रहा है, तो तीसरे को तुम्हारे अकॉर्डिंग किस तरफ चलना चाहिए? 120 डिग्री पे, नहीं 120 पे क्यों? मतलब जो M2 वाला और M1 वाले की जो डायरेक्शन है उन हाँ दोनों से अब देखो, 120। अब इसमें क्या होगा कि सबसे पहले इन दोनों के मोमेंटम का रिजल्टेंट देखेंगे हम। तो इन दोनों के मोमेंटम का रिजल्टेंट इधर कहीं होगा और उसकी वैल्यू होगी, चूंकि 2 परपेंडिकुलर वेक्टर्स का जो रिजल्टेंट है हम वो √a² + b² की फॉर्म में निकालते हैं ऐसे। तो ये इन दोनों का रिजल्टेंट मोमेंटम। तो तीसरे पार्टिकल को जस्ट इस मोमेंटम के अपोजिट चलना पड़ेगा, जिससे कि फाइनल मोमेंटम 0 हो जाए। ये 120 नहीं होगा। इनमें से अगर ये दोनों इक्वल है, m2v2 m1v1, तो एग्जैक्टली 45 डिग्री का एंगल है। नहीं तो जो भी बड़ा होगा उसकी तरफ होगा। अगर ये एंगल अल्फा है तो हम tan अल्फा को इस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं। बोलो भाई, कोई डाउट है क्या किसी को? नहीं सर। तो यहाँ पे हम फिर क्या रखेंगे कि p इनिशियल तो यहाँ 0 ही था, तो टू मेक द फाइनल मोमेंटम 0, m3 हैज टू मूव डायरेक्टली अपोजिट टू द रिजल्टेंट ऑफ m1 एंड m2। ये मोमेंटम है पूरे सिस्टम का एक्सप्लोजन के बाद में। मतलब ये हमने अगर पॉजिटिव लिया है तो ये इसके ठीक अपोजिट नेगेटिव, और ये नेट मोमेंटम फिर इनिशियली चूंकि 0 था तो हम इसको 0। बोलो किसी को कोई डाउट है क्या? नहीं सर। वो वेलोसिटी वगैरह पूछ सकता है, एंगल पूछ सकता है, तो भैया सारी चीजें इसी से निकल जाएगी। हाँ सर। फिर इसमें कुछ क्वेश्चंस इस तरह के आएंगे। रेल रोड कार टाइप। रेल रोड कार को मतलब हम इस तरह से थोड़ा एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जैसे सपोज कीजिएगा तुमने कभी रेलवे ट्रैक के ऊपर ना कुछ इस तरह की बोगी टाइप देखी होगी, जो मतलब जो सामान कैरी करने में यूज होती है मोस्टली। कभी कभी जैसे रेल की जो तुमने ट्रैक है वो देखा है, ट्रेन ट्रैक। देखा है सर। तो ट्रेन का जो ट्रैक है वो तुमने देखा होगा कि भाई उसके ऊपर ना मतलब वो सीमेंट के पिलर्स के ऊपर होता है आजकल। पहले लकड़ी के पिलर्स यूज होते थे। हाँ सर। तो जब एक जगह से दूसरी जगह उन पिलर्स को कैरी करते हैं तो उनके लिए भी वो ट्रेन्स का यूज करते हैं। देखा है सर, इसको बोगी को उसमें हैंड पंप जैसे उसको हाँ हाँ, चलाते हैं और ये आगे बढ़ती रहती वो इसी तरह की। अरे जैसे वो मूवी नहीं थी शाहरुख खान की जिसमें शिमला के टाइम पे वो गाना चल रहा था, छैया छैया वाला। मेरे ध्यान में उसका नाम दिल से बता कौन सा movie था। तो उसमें ना तुम देखो जो ओपन बोगी है वो इस टाइप की होती है नॉर्मली, जो सिर्फ सामान ही कैरी करती है ट्रेन का। है। हाँ सर। या फिर जो वो आजकल तो डबल डेकर फ्रेट कॉरिडोर पर जो फ्रेट कैरियर हैं वो भी तो इसी तरह के होते हैं, जिनमें जो वो नहीं होता कंटेनर जो होता है बड़ा, जो शिपिंग कंटेनर होते हैं यस सर। वो भी कैरी करती हैं आजकल। आजकल अपने यहाँ ना डबल डेकर ट्रैक भी तो बन गया ना, तो उसके ऊपर 2 कंटेनर लगे होते हैं इस तरह। ठीक है सर। तो नॉर्मली ये हम इस तरह से समझते हैं कि भाई ये जो ये इसको हम रेल रोड कार कहते हैं। तो इस रेल रोड कार का सीन ये है कि इसके और ट्रैक के बीच में फ्रिक्शन को हम नेग्लिजिबल मान लेते हैं। ठीक। ठीक है सर। तो अगर इसका मास है m और ऐसी सिचुएशन बनती है कि एक आदमी इसके ऊपर खड़ा है, स्मॉल m मास है, और ये इधर कूद जाता है u स्पीड से, तो इनिशियल स्पीड 0 थी, इनिशियल मोमेंटम भी पूरे सिस्टम का 0 था। फाइनल मोमेंटम
आदमी का हो गया 0 mu, तो जो ट्रैक के ऊपर कार दौड़ रही है, ये ट्रेन की वो भी पीछे की तरफ जाएगी, तो ये भी इस तरह से जाएगी टू मेक द फाइनल मोमेंटम 0। ठीक अब है सर। चूंकि आदमी के पैरों के और ये जो रेल रोड कार है इसके बीच में फोर्स इन्वॉल्व होगा यहाँ पे, वो इंटरनल होगा, क्योंकि दोनों को हम एक सिस्टम मान रहे हैं, एफ एक्सटर्नल है नहीं। तो भाई एम यू और एम वी इक्वल टू 0 रख देना, ठीक है। यस सर। अब यहां तक तो सब सही है, ये तो रिकॉइलिंग ऑफ गन की तरह ही हो गया, ठीक। यस सर। अब जो थोड़ी सी तुम लोगों को मतलब थोड़ा सा तुम्हें केयरफुल रहना है, वो भाई इस सिचुएशन में रहना है कि जब ये रेल रोड कार जो है इस पे 2 आदमी आ जाए, इसमें क्या है कि ये जो रेल रोड कार है इसके ऊपर 2 आदमी है, मान लो, तो एक ये है एम, एक ये है एन। अब यहाँ कह रहे हैं कि इनमें से हर एक आदमी 1 बाय 1, पहले एक कूदेगा फिर दूसरा कूदेगा। ईच मैन jumps off the car with speed u। ये जो u स्पीड है एक्चुअली में ये विद रेस्पेक्ट टू प्रेजेंट स्टेट ऑफ कार है, ये विद रेस्पेक्ट टू कार है। अब ये ध्यान रखना तुम्हें, जब हमने बोट से रिलेटेड प्रॉब्लम करी थी उसमें हमने डिस्प्लेसमेंट लेना प्रीफर किया था किसके रेस्पेक्ट में, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। हाँ सर। क्योंकि जो ग्राउंड है वो क्या है भैया, वो स्टेशनरी रेफरेंस फ्रेम है एक तरीके से। तो यहाँ पे हम लीनियर मोमेंटम भी कंजर्व करेंगे, लीनियर मोमेंटम विल बी कंजर्व with respect to earth as a reference frame। अब तुम देखो, इनमें से मान लो एक कूदता है u स्पीड से पहले, तो जो सिचुएशन होगी वो ये होगी, p इनिशियल 0 था और p फाइनल जो होगा वो mu तो है आदमी का, और बाकी बचा हुआ मास है एक आदमी, और कार वो पीछे v स्पीड से रिकॉइल कर रही है। f एक्सटर्नल 0 है, तो p इनिशियल इक्वल टू p फाइनल है। यहाँ से जो v है वो mu अपॉन m प्लस m है। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई? बोलो। नो सर। ठीक है, अब थोड़ी सी ना यहाँ इसके बाद तुम्हें थोड़ा कॉशियस रहना पड़ेगा। अब क्या होगा इसमें कि जब अब ये आदमी इससे कूद के अलग हो गया,
तो उसका तो बेचारे का रोल ही खत्म हो गया एक तरीके से। तो अब देखो भाई यहाँ क्या होगा कि अब ये रेल रोड कार एक सिंगल आदमी को कैरी कर रही है और हम इस स्पीड को मान लेते हैं इसकी v1 या v डैश मान लो। अब ये कार है, ये इस आदमी को कैरी कर रही है लेफ्ट की तरफ और स्पीड कितनी है v डैश, बोलो। यस सर। तो अब तुम ये चेक करो यहाँ पे कि जब ये कूद रहा है तो उससे पहले सिस्टम का मोमेंटम है m प्लस m v डैश विद नेगेटिव साइन। बोलो। यस सर। जब ये कूद के इससे अलग हो गया तो तुम ये देखो ध्यान से एक बात समझने की कि मान लो तुम किसी एक ट्रेन पे जा रहे हो और ट्रेन जो है इधर 60 किलोमीटर पर आवर से जा रही है, तो तुम्हारी स्पीड कितनी है? 60 किलोमीटर 60 किलोमीटर पर आवर। 60 किलोमीटर पर आवर। अब तुम 2 किलोमीटर पर आवर से पीछे कूद जाते हो विद रेस्पेक्ट टू दिस कंपार्टमेंट। तो अब तुम ये बताओ कि जब तुम हवा में होंगे तो तुम्हारी स्पीड क्या होगी? 62। 58। इधर की तरफ। अगर तुम इस डायरेक्शन में कूदते हो तो 62 होगी। यस सर। बोलो भाई, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है? हेलो। नहीं सर। तो सेम कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। अब तुम देखो जरा ध्यान से, यहाँ पे क्या होगा कि जब इनिशियली है तो फाइनली जब हम पीछे की तरफ कूद रहे हैं यहाँ से, तो हम फाइनल मोमेंटम लिखेंगे, या तो लिखेंगे कि माइनस m v डैश प्लस u, क्योंकि यह आदमी भी पीछे कूदेगा u से, ट्रेन भी पहले पीछे जा रही थी v डैश से। ये बोलोगे, ये बात समझ आ रही है नहीं? यस सर। और माइनस साइन इसलिए लिया है क्योंकि ये लेफ्ट की तरफ जा रही है, और बाकी जो कार बचेगी उसका मास बचेगा m और उसकी बाकी की स्पीड बचेगी v डैश। तो देखो हमने v डैश को, v डबल डैश को हमने पॉजिटिव साइन के साथ लिया है, तो हमने यहाँ उसका मोमेंटम पॉजिटिव साइन के साथ ले लिया। अब देखो ध्यान से, अगर तुम्हारा एजम्पशन सही है तो ये पॉजिटिव साइन के साथ ही आएगा, पर अगर फाइनली v डैश नेगेटिव आया तो ये समझ लेना कि तुम्हारा एजम्पशन गलत है, फिर कार उस लेफ्ट की तरफ जा रही होगी, पॉजिटिव डायरेक्शन में नहीं जाएगी। ठीक है ना? एक बार रिपीट कर दीजिए सर। मैंने ये कहा है कि देखो तुमने फाइनल मोमेंटम लेना था जब ये यस आदमी सर। इस रेल रोड कार से कूद के अलग हो रहा है, तो तुमने आदमी को तो जज कर लिया ना कि वो लेफ्ट की तरफ जंप कर रहा है, यस सर। तो तुमने आदमी का मोमेंटम तो नेगेटिव लिख दिया। अब जो रेल यस सर। रोड कार पहले से ही लेफ्ट में जा रही थी, तो जब ये आदमी कूदेगा तो वो अपने पैरों से उसको पीछे धक्का देगा। यस
तो अब हमें ये नहीं पता चलेगा कि वो लेफ्ट की तरफ ही चलती रहेगी या वो इतने जोर से पुश करेगा कि वो राइट की तरफ चलने लगेगी। मतलब फाइनली जब ये आदमी से अलग होगा तो जो ये ट्रेन की बॉगी है इसकी तुम्हें स्पीड का कोई आइडिया नहीं कि लेफ्ट की तरफ ही चलती रहेगी या राइट में टर्न हो जाएगी। ओके सर। तो कोई एजम्पशन तो लोगे ना कि भाई हमें पता ही नहीं जब उसका या तो लेफ्ट में चलते हुए मानोगे या राइट में चलते हुए मानोगे। यस सर। तो जो तुम एजम्पशन ले रहे हो अगर तुमने यहाँ पे उसका मोमेंटम प्लस साइन के साथ लिख दिया तो तुम क्या एजम्पशन ले रहे हो कि जो रिमेनिंग कार्ट है वो राइट की तरफ जा रही है तभी तो उसका मोमेंटम पॉजिटिव ले रहे हो। हाँ सर। अब अगर ये फाइनली आती ही पॉजिटिव साइन के साथ में मतलब जो आंसर है अगर वो पॉजिटिव ही आ रहा है तो इसका मतलब तुम्हारा एजम्पशन सही है। यस सर। और अगर वी डैश जो है वो नेगेटिव साइन के साथ अपियर हो गया फाइनल आंसर में तो इसका मतलब तुम्हारा एजम्पशन फिर इसका उल्टा होना चाहिए। तुमने गलत एजम्पशन कर लिया तो इसका मतलब तुम लिखोगे फिर कि इसी स्पीड से कार फिर लेफ्ट की तरफ जा रही होगी ना कि राइट की तरफ। आंसर वही रहेगा पर डायरेक्शन का फर्क आएगा। यस सर। अब यहाँ क्या करना हमें इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम को इक्वेट करना है और वैल्यूज रखनी है क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। बोलो ये बात समझ आई है नहीं? आ गई सर। अब मतलब कोलिजन है इसके बाद मतलब सेंटर ऑफ मास में कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम और ये इन सबसे रिलेटेड जो केसेस हैं ऑलमोस्ट इतने ही है। बाकी तो और भी बहुत सारी चीजें हैं पढ़ाने को तो पर तुम्हारे सिलेबस के हिसाब से इतना काफी है। अब इसमें जो नेक्स्ट पार्ट शुरू होएगा उसकी मैंने तुम्हें अभी शीट्स भेजी नहीं है। मैं तुम लोगों को थोड़ा बताया था फिर शीट भेज दूँ कल कॉपी करना शुरू कर देना। इस चैप्टर का जो एंडिंग पार्ट है वो कोलिजन का है और ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। ओके सर। एक बात मैं तुम्हें और बता देता हूँ इसके बाद में भैया चैप्टर शुरू होएगा रोटेशनल मोशन का। उसके बाद ग्रेविटेशन नहीं शुरू कराऊंगा पहले सिंपल हार्मोनिक मोशन शुरू कराऊंगा। ठीक है। ठीक है सर। अब ये ध्यान रखना सिंपल हार्मोनिक मोशन में एक पार्टिकल की मोशन टू एंड फ्रो होती है। होती है सर। और फिर उसके बाद में हम पढ़ेंगे साउंड वेव। तो साउंड वेव में बहुत सारे पार्टिकल होते हैं वो कलेक्टिवली टू एंड फ्रो करते हैं। तो उनकी जो मोशन एनालिसिस है यहाँ एक पार्टिकल की मोशन एनालाइज हो रही है यहाँ कलेक्शन ऑफ पार्टिकल की इसी तरह की मोशन एनालाइज हो रही है। तो ये बात ध्यान रखना कि जब हम साउंड वेव पढ़ेंगे तो ये साउंड वेव का चैप्टर अगर तुम्हें सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं आती तो मतलब तुम लोगों के बस में नहीं है कि तुम इस चैप्टर को सीख सको। ये साउंड वेव तुम्हारी समझ ही नहीं आएगा कि यहाँ चल क्या रहा है अगर तुमने सिंपल हार्मोनिक मोशन को ठीक से नहीं पढ़ा। ठीक है। हाँ सर। और यस फिर सर। और फिर इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या होगा जिसके लिए मैं तुम्हें ये सब बता रहा हूँ वो पता है क्या होगा। कि लाइट वेव समझ नहीं आएगा। हाँ देखो ये 12th वाला बच्चा है इसने ना इनका कल ही लाइट वेव शुरू हुआ था। तो इनको फील हो रहा है कि इन्होंने लाइट 11th में ये साउंड वेव वाला चैप्टर जो है ऐसे हम ठीक से नहीं समझा। तो कल पहले लेक्चर में ही इनकी ना बस हालत खराब हुई। यस सर। तो 12th में जो लाइट वेव है वो तुम्हें बिल्कुल समझ नहीं आने का। तो ये बात ध्यान रख लेना कि ये जो ये सिंपल हार्मोनिक मोशन का चैप्टर है मतलब भैया तुम चाहे बीमार हो चाहे तुम्हें कुछ भी दिक्कत है इसको ठीक से पढ़ लेना क्योंकि इसके खत्म होते ही तुम्हारी 2 यूनिट गायब हो जाएंगी। साउंड वेव खत्म 2 चैप्टर हैं इसमें और लाइट वेव तो 12th तक जाके इफेक्ट करने वाला है चीज। हाँ सर। अब जब हम कोलिजन की बात करेंगे तो इसमें क्या सीन है कि देखो जो कोलिजन है ये एक्चुअली में मतलब 3 तरह का होता है नॉर्मली। मैं तुम्हें थोड़ा ब्रीफिंग कर रहा हूँ इसकी वैसे ही। एक होता है हेड ऑन कोलिजन। एक होता है ऑब्लिक कोलिजन।
अब इस हेड ऑन में तो क्या होता है कि जो कोलाइडिंग बॉडीज हैं, जब वो कोलाइड करती हैं, इधर चलते हुए कोलाइड कर जाए, या फिर भाई ये दूसरे वाली इस तरफ आते हुए कोलाइड कर जाए, या ये दूसरे वाली रेस्ट पे रख के कोलाइड कर जाए इससे, और कोलिजन के बाद वो बॉडी अपनी लाइन ऑफ मोशन को मेंटेन करती है। मतलब लाइन ऑफ मोशन से मतलब ये नहीं कि वो एक ही तरफ चलती रहेंगी। लाइन ऑफ मोशन से मतलब ये है कि अगर वो अपोजिट डायरेक्शन में भी चलती हैं तो जिस लाइन में कोलिजन से पहले चल रही थी उसी लाइन पे कोलिजन से बाद में चलती रहेंगी। मतलब मोशन की लाइन चेंज नहीं होगी। यस सर। तो वो कहलाएगा हेड ऑन और वन डायमेंशनल कोलिजन। ठीक है। यस। ऑब्लिक में ये होता है कि जो इनिशियल लाइन ऑफ मोशन है और फाइनल लाइन ऑफ मोशन जो है वो बदल जाती है आपस में। देखो जैसे कैरम खेलते हो ना, खेलते हैं सर। तो कैरम में ये कोई कॉइन रखी है भैया, यहाँ पे स्ट्राइकर है, तुमने यहाँ पे इसको हिट कर दिया तो देखो स्ट्राइकर इधर चला गया और ये जो कॉइन है ये इधर चली गई। तो इनिशियल लाइन ऑफ मोशन थी ये, फाइनल लाइन हाँ ऑफ सर। मोशन ये हो रही है। तो इनिशियल लाइन ऑफ मोशन और फाइनल लाइन ऑफ मोशन कोलाइडिंग बॉडीज के अलग अलग है। हाँ सर, हो गई अलग अलग। हाँ, पर दोनों कोलाइडिंग बॉडीज एक ही प्लेन में मूव कर रही हैं, एक्स वाई प्लेन में। एक्स वाई प्लेन में। अब दूसरा केस ऐसा हो सकता है भाई कि अगर तुमने थोड़ा ये बिलियर्ड वगैरह देखा हो, तो उसमें क्या होता है कि जैसे एक बॉल यहाँ रखी है, एक यहाँ रखी है, तुमने क्यू से हिट करा ऐसे, ठीक है। यस सर। तो जब तुमने यहाँ हिट किया क्यू से, तो इस बॉल ने इसको जाके टक्कर मारी। अब ये तो चली गई इधर, और जिसने टक्कर मारी वो उछल के ऐसे चली गई। हाँ सर। तो यहाँ कितनी डायमेंशन में मोशन हो रही है 3 डायमेंशन भाई? आ गए टू यहाँ पे। डायमेंशनल का तो ये बोर्ड, और ये बॉडी बोर्ड को छोड़ के ऊपर चली गई, तो यहाँ थ्री डायमेंशनल मोशन है ना। हाँ सर। तो ये दोनों ही केस ऑब्लिक कोलिजन में आएंगे। तो ऑब्लिक को हम दो हिस्सों में डिवाइड करेंगे, टू डायमेंशनल और थ्री डायमेंशनल ऑब्लिक। एग्री हो ना इस बात से? हाँ सर। तो अब ये कोलिजन जो है, तुम देखो जब भी बॉडीज कोलाइड करेंगी तो इसको अगर हम एक ही सिस्टम मान लेते हैं कोलाइडिंग बॉडीज को, तो इनके बीच में जो यहाँ जंक्शन पे फोर्स इन्वॉल्व होगा वो कैसा फोर्स होगा? इंटरनल। यस सर। तो एक्सटर्नल फोर्स है नहीं, तो यहाँ पे भी मोमेंटम कंजर्व रहेगा। तो इसलिए कोलिजन वाला पार्ट भी मोमेंटम कंजर्वेशन का ही हिस्सा है, इसीलिए वो सेंटर ऑफ मास में आता है। ठीक है सर। अब इसमें क्या होगा भाई कि जो मतलब दो तरह के कोलिजन है बेसिकली यहाँ। एक है हेड ऑन कोलिजन, एक है ऑब्लिक। ऑब्लिक के दो पार्ट हैं, 2D ऑब्लिक और 3D ऑब्लिक। हेड ऑन कोलिजन वन डायमेंशनल में तो कोलाइडिंग बॉडीज की लाइन ऑफ मोशन कोलिजन से पहले और बाद में सेम होती है। ऑब्लिक कोलिजन में जो इनिशियल लाइन ऑफ मोशन है और जो फाइनल लाइन ऑफ मोशन है वो अलग अलग होती है। टू डायमेंशनल ऑब्लिक में बॉडी एक प्लेन में मूव करती है, और थ्री डायमेंशनल ऑब्लिक में बॉडीज का प्लेन ऑफ मोशन भी बदल जाता है। ठीक है। अब कोई भी कोलिजन है, चाहे वो वन डायमेंशनल हो, टू डायमेंशनल हो, थ्री डायमेंशनल हो, उसको फर्दर डिवाइड किया गया है तीन हिस्सों में। इलास्टिक कोलिजन, इनइलास्टिक कोलिजन और सेमी इलास्टिक। ठीक है। ऐसे ही तीन हिस्से इसके हैं और ऐसे ही तीन हिस्से इसके हैं। तो बेसिकली कितने तरह के कोलिजन है? 9 है ना। Yes, sir. अब इन 9 में से ये थ्री डायमेंशनल ऑब्लिक तुम्हारे सिलेबस में नहीं, सर। तो तीन में से तुम्हें 6 पढ़ने हैं।
ये वाला केस तुम्हें पढ़ना है और ये वाला केस तुम्हें पढ़ना है, ठीक है। ठीक है सर। तो मैं तुम लोगों को इसके आज नोट्स सेंड कर दूंगा। तो कुछ बेसिक सी चीजें मैंने तुम्हें समझाई है, जिससे कि जब तुम वो कॉपी करोगे नोट्स तो तुम्हें थोड़ी हेल्प हो जाएगी। यस सर। ठीक है, तो तुम कॉपी कर लेना, बाकी का काम कल कर लेंगे। और कोशिश करो कि अब इसके थोड़े थोड़े से स्टार्टिंग से, चूंकि कोलिजन वाले जो न्यूमेरिकल है वो तो बाद में चले जाएंगे 30-35 के बाद में, तो इसके थोड़े थोड़े से न्यूमेरिकल भी करना शुरू करो। इसमें अराउंड ठीक है सर, करते हैं। 64 के करीब न्यूमेरिकल है HC वर्मा में। तो अगर तुम 20 न्यूमेरिकल भी रोज ट्राई करोगे तो नॉर्मली 3-4 दिन में डाउट्स खत्म हो जाएंगे। फिर हम नया चैप्टर शुरू कर लेंगे रोटेशनल मोशन, थोड़ा जल्दी जल्दी कर। ओके सर। सर हाँ बोलो भाई। सर वो मैंने आपको कल